नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रेनबो गुरु परिवार में। और मैं मानव आपके लिए लेकर आया हूँ यूपीएसआई 2021 की भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वाद। तो प्यारे दोस्तों, कोर्ट के माननीय न्यायालय के जो ऐतिहासिक फैसले होते हैं आप सभी जानते होंगे। यूपीएसआई 2021 की प्रत्येक शिफ्ट में दो प्रश्न उसके आने तय है। ऐसा पार्ट 1 में मैंने आपको पहले ही बता दिया था और आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको 20 प्रमुख फैसले पढ़ा दिए हैं। तो जिस किसी बच्चे ने वो पहले 20 फैसले यानी कि कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट जिनको बोला जाता है ना पढ़े हो, एक बार पार्ट 1 जरूर देख लेना। ये पार्ट 2 में शुरू करता हूँ और आज का पहला वाद बच्चों देखिए, तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। आज की क्लास का वाद नंबर पहला क्या है? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। तो यह ऐसा पहला मामला था जो आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में सामने आया था। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये आईटी एक्ट 2000 आईटी एक्ट जो आया था, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो आया था वर्ष 2000 के अंतर्गत आपराधिक मामले के रूप में ये पहला केस आया था। कौन सा? तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी। तो प्यारे बच्चों, आज का पहला वाद है, सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम आते हैं 22वां वाद। पहली वाली क्लास में जो पार्ट 1 मैंने पढ़ा रखा है उसमें बच्चों टोटल 20 वाद आ चुके हैं, ठीक है ना। आज ये 21वां वाद है। तो तमिलनाडु राज्य बनाम सुहास कट्टी में क्या था? आईटी एक्ट 2000 का ये सबसे पहला आपराधिक मामला था। तो ये इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है। अब बात करते हैं वाद नंबर 22, एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986। जी हाँ दोस्तों, एमसी मेहता का एक वाद पहले भी हमने पढ़ा है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1988। ठीक है बच्चे, एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1988 वो गंगा के जल से संबंधित है, परंतु ये 1986 है, 1986। सबसे पहले तो ये जो वाद है ये अनुच्छेद 12 और 21 से संबंधित है। यह केस श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कंपनी दिल्ली से संबंधित है। एक ओलियम गैस लीक हो जाती है जो जहरीली गैस है एक कंपनी से। कौन सी कंपनी से? श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर से। और इससे लोगों को असुविधा हो जाती है, एक की मौत हो जाती है। इस पर वकील एमसी मेहता जो है, देखो ये जो एमसी मेहता वकील हैं ये आपके पर्यावरण के प्रेमी हैं। तो जहां भी इनको लगता है कि पर्यावरण के साथ छेड़खानी हो रही है तो ये अपना इसी को कर देते हैं, ये कोर्ट में केस कर दिया करते हैं। तो हुआ ये कि दिल्ली की इस कंपनी ने कंपनी से गलती से या जैसे भी हुआ, ओलियम एक जहरीली गैस होती है वो लीक हो जाती है, लोगों को असुविधा हुई, एक की मौत हो गई। एमसी मेहता ने पीआईएल दायर कर दी, कंपनी को बंद किया जाए और क्षतिग्रस्त लोगों को मुआवजा यानी वित्तीय सहायता दी जाए। भारत में ऐसी सहायता इससे पहले कभी नहीं दी गई थी। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है 1986 का एमसी मेहता बनाम भारत संघ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि किसी कंपनी की गलती की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उसको वित्तीय सहायता दी जाए। तो इस केस में कंपनी को मुआवजा देना पड़ा था, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। और एमसी मेहता यानी कि महेश चंद्र मेहता को गोल्डमैन एनवायरमेंटल पुरस्कार मिल चुका है, रमन मैगसेसे पुरस्कार मिल चुका है और 2016 में तो इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में ऐसी सहायता पहले किसी कंपनी ने नहीं दी थी। ठीक है बच्चों, तो ये है जरूरी। और इसमें यह भी कहा गया था कि दिल्ली से ऐसी कंपनी को हटाया जाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया? एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको ये वाद कैसे लग रहे हैं। एक बार कमेंट करके प्लीज मुझे जरूर बताइएगा ये केस आपको कैसे लगे। ये यूपीएसआई 2021 के लिए वरदान साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कुछ नहीं है, एमसी मेहता बनाम भारत संघ 1986 का केस है। ओलियम एक जहरीली गैस है, लीक हो जाती है, आदमी मर जाते हैं, उसको कंपनसेशन देना पड़ता है और भारत में ऐसा पहली बार किया गया था। तो इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट है। आओ वाद नंबर 23 की ओर, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। महिलाओं के साथ जो यौन शोषण होता है कंपनीज में, ये उससे संबंधित है। देखो इस केस में नैना कपूर वकील थी, इन्होंने पीआईएल दायर की थी।
नैना कपूर की एक संस्था विशाखा थी, इन्होंने केस जीता तो विशाखा गाइडलाइंस बन गई। क्या मतलब है प्यारे बच्चों इसका? देखो, जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनमें जो महिलाएं काम करती है, जो वहां के मालिक या कर्मचारी होते हैं, वो कहीं ना कहीं उन महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। वो तो बेचारी मजबूरी में जॉब करती है, लोग फायदा उठाते हैं। तो विशाखा एक संस्था है किसकी? नैना कपूर वकील है उनकी। इन्होंने PIL दायर कर दी और महिला के साथ जो यौन शोषण होता था उससे संबंधित ये केस था, और एक विशाखा इनकी संस्था थी, इन्होंने केस जीत लिया। तो अब अगर कोई कंपनी में किसी महिला के साथ किसी कार्यस्थल पर यौन शोषण अगर करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा, उसको सजा मिलेगी। विशाखा गाइडलाइंस इसी केस के द्वारा बनी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, महिलाओं के यौन शोषण से संबंधित है, विशाखा बनाम राजस्थान स्टेट। ये जनहित याचिका मैं आपको पूरी बता चुका हूं। जनहित याचिका क्या होती है, किस किस से, कौन इसकी जननी है, कौन इसके पिता है, और किस किस अनुच्छेद के तहत ये कहां दायर की जाती है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बेटा सब कुछ बता दिया था, ठीक है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं सुरेश कुमार कौशल बनाम नाज फाउंडेशन व अन्य। ये धारा 377 से संबंधित है, ये धारा 377 से संबंधित है। देखो, धारा 377 के अनुसार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना एक गैर कानूनी अपराध है, यानी कि 2018 तक था। इस केस ने इसको खत्म कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में सेक्शन 377 को असंवैधानिक बताया था। 2003 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, जहां 377 को गैर कानूनी ही बताया गया। LGBT समुदाय इसका विरोध करते रहे और अंत में 6 सितंबर 2018 को धारा 377 को भारत के कानून से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ये जो LGBT समुदाय होता है, इसका मतलब होता है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। ठीक है बच्चों, ये महिला और पुरुष से अलग श्रेणी होती है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर जो समुदाय के लोग होते हैं, इसका विरोध करते रहे कि हमें भी शादी करने दो। और ठीक है बच्चों, तो ये केस धारा 377 से संबंधित है और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना एक गैर कानूनी अपराध था 2018 तक। एक गैर कानूनी अपराध है। ठीक है बच्चे, तो ये क्लियर हो गया आपको केस। ये धारा 377 से संबंधित केस है। इसमें आपको बस यही याद रखना है कि धारा 377 के अनुसार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना एक गैर कानूनी अपराध है। वो 2018 तक था, लेकिन अब ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आते हैं केस नंबर 28, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। तो 6 सितंबर 2018 को धारा 377 को मिटा दिया गया और LGBT समुदाय के लोगों को उनके अधिकार दिए गए। ये केस भी धारा 377 से ही संबंधित है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं 29वां केस पुट्टुस्वामी वर्सेस भारत संघ। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बड़ी मेहनत से ये केस आपके लिए मैं ढूंढ करके लाया हूँ और इस क्लास में भी पूरे 20 कराऊंगा, अगली में भी 20 होंगे। पार्ट 1 भी हो चुका है, जिसने पार्ट 1 अभी तक ना देखा हो पार्ट 1 जरूर देख ले। UPSI 2021 के फॉर्म आ गए हैं, सभी बच्चे अपना फॉर्म अच्छे से भरे, कोई भी गलती मत कर देना, नहीं सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपके माता पिता की बहुत आशाएं आप पर हैं, तो आप बिल्कुल उनका सपना इस बार पूरा कर दीजिए। तो 2017 को निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता मिली। ठीक है बच्चे, जो निजता का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता मिल गई है। इस केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो JS खेहर थे। तो केस पुट्टुस्वामी बनाम भारत संघ का जो केस है, ये क्या है बेटा? निजता यानी कि प्राइवेसी का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार के तौर पर मान्यता मिल गई है, प्राइवेसी। तो इस केस में जो CJI थे वो जस्टिस JS खेहर थे। ये 2017 का केस है, केस पुट्टुस्वामी वर्सेज भारत संघ। निजता का अधिकार मौलिक अधिकार बना, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। आइए इसके बाद केस नंबर 30 की ओर, जोसेफ साइन वर्सेज भारत संघ। ये जो केस नंबर 30 है ये भी काफी इंपोर्टेंट केस है अपने आप में। देखो, IPC की धारा 497 के तहत एडल्ट्री एक अपराध था जिसे अब हटा दिया गया, जिसको अब हटा दिया गया।
धारा 497 के तहत एडल्ट्री एक अपराध था जिसे अब हटा दिया गया। जुलाई 2018 को 5 जजों की बेंच ने इसे गैर कानूनी घोषित किया। इसका मतलब क्या है बेटा? किसी अन्य स्त्री या पत्नी के साथ संबंध स्थापित करना धारा 497 के तहत जुर्म था, अब जुर्म नहीं है, जिससे अब असंवैधानिक करार दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से अलावा किसी और की पत्नी के साथ संबंध स्थापित करता है तो वो जुर्म था, अब वो जुर्म नहीं है, परंतु उसमें दूसरी महिला की सहमति होनी जरूरी है। दूसरी महिला भी उसमें साथ होनी चाहिए, वो उसके विरोध में नहीं होनी चाहिए। तो जोसेफ साइन वर्सेस भारत संघ का जो केस है उसमें क्या था? 497 के तहत एडल्ट्री अपराध था जिसे हटा दिया गया। 5 जजों की बेंच ने मिलकर इसे गैर कानूनी घोषित किया कि अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ रिलेशन बनाता है, संबंध स्थापित करता है, तो वो 497 के तहत जुर्म था, अब वो जुर्म नहीं है, वो अब असंवैधानिक करार कर दिया गया है। ठीक है ना? लेकिन दूसरी महिला की सहमति होनी जरूरी है उसमें। इसके बाद आते हैं केस नंबर 31वां केस। देखो क्या है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978। ये मेनका गांधी का केस है और पासपोर्ट से संबंधित का केस है। पूरी स्टोरी है, देखो ध्यान से। मेनका गांधी को 1974 में एक पासपोर्ट जारी किया गया और पासपोर्ट अथॉरिटी ने इसको बिना कारण बताए जब्त करने का आदेश दे दिया। तो मेनका गांधी क्या कहती है? मेनका गांधी ने अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है, जनहित याचिका दायर की जाती है। पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में, और मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 133 के अनुसार के द्वारा आप PIL दायर कर सकते हो। तो मेनका गांधी का जब पासपोर्ट जब्त कर लिया तो मेनका गांधी अनुच्छेद 32 का प्रयोग करती है, कोर्ट चली जाती है और क्या कहती है? इससे मेरा अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19A का हनन हो रहा है, क्योंकि जो कानून काम करते हैं वो मौलिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करते हैं। किसी भी व्यक्ति का आजादी नहीं छीन सकते, स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। अनुच्छेद 21, 19A आप किसी के आने जाने की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते। तो होता क्या था? एक पासपोर्ट एक्ट था 1967। पासपोर्ट एक्ट 1967 की धारा 10(3) के तहत पासपोर्ट अथॉरिटी किसी का भी पासपोर्ट कभी भी जब्त कर सकती है। इसी सेक्शन 10(3) को अमान्य घोषित किया गया। ठीक है बच्चों, और उसका पासपोर्ट वापिस दिया गया। किसका? मेनका गांधी का। और अनुच्छेद 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ये बात आप सभी विद्यार्थी याद रखना। अनुच्छेद 14, 19 और 21 को गोल्डन यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं। देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि घूमना और देश के बाहर जाना है अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार में आता है। कोई भी कहीं भी घूम सकता है अनुच्छेद 21 के तहत बेटा ठीक है ना। अगर किसी की व्यक्तिगत आजादी को खत्म भी करना है तो उसको ध्यान रखना होगा कि अनुच्छेद 14 और 19 का हनन न हो। तो न्यायालय का ये कितना स्वर्णिम फैसला था, कितना बढ़िया फैसला था कि अनुच्छेद 21 के तहत घूमना और देश के बाहर जाना एक जीने की स्वतंत्रता है। ये कोई कहीं भी जाके जी सकता है अनुच्छेद 21 के अनुसार। ठीक है ना बच्चों। और व्यक्तिगत आजादी को खत्म नहीं कर सकता, समझ गए ना। अगर खत्म करनी भी है तो ये ध्यान रखना है उसका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का हनन ना हो। तो ये पूछ सकता है इसमें गोल्डन ट्रायंगल किन तीन अनुच्छेद को कहा जाता है? तो 14, 19 एंड 21। तो ये आपका 31वां केस था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। ये पासपोर्ट से संबंधित केस है, बस इतना आप याद कर लेना, इतना भी हिंट बहुत होता है। आइए इसके बाद आते हैं बेटा 32वां 32, छोटा सा केस है, ध्यान से सुनना। सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम दिल्ली। अग्रिम जमानत जिसे बेल कहते हैं, विशेष एवं विलक्षण परिस्थितियों के अलावा एक निश्चित अवधि के लिए नहीं होगी। समझ गए ना। देखो फिर से सुन लो। और ये कहता है ये केस क्या फैसला इसमें आया? इसमें ये फैसला आया था बच्चों, अग्रिम जमानत यानी कि जो बेल होती है वो विशेष एवं विलक्षण परिस्थितियों के अलावा
एक निश्चित अवधि के लिए नहीं होगी। यानी कि स्पेशल केस अगर होता है तो वो अवधि निश्चित हो जाती है, परंतु अगर विशेष परिस्थिति नहीं है तो वो निश्चित अवधि के लिए नहीं होती। और याद रखना, जो बेल की अर्जी लगाई जाती है वो सीआरपीसी की धारा 438 के तहत लगती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है कि सीआरपीसी की किस धारा के तहत कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई जाती है। तो 438 आप याद रखना, 438 सीआरपीसी की धारा 438 के तहत बेल की अर्जी लगाई जाती है। आइए 33वां वाद क्या कहता है बच्चों। बबीता पूनिया वैन्य बनाम सचिव रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए स्थायी आयोग मिला। ठीक है बच्चों, अब तो छोटे छोटे वाद हैं, इनमें बस आपको याद रखना है कि बबीता पूनिया का जो केस है वो किससे संबंधित है। बबीता पूनिया वैन्य बनाम सचिव रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बलों में महिलाओं को एक स्थायी कमीशन मिला, स्थायी आयोग मिल गया है। अब महिलाएं भी सशस्त्र बलों में जा सकती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला था, बहुत ही बढ़िया फैसला था। आइए नंबर 34, इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल शर्मा। ये इंदौर विकास प्राधिकरण का क्या मतलब है? देखो, इंदौर विकास प्राधिकरण और मनोहर लाल शर्मा के बीच में जो वाद था वो जमीन को अधिग्रहण, जैसे जमीन एक्वायर गवर्नमेंट कर लेती है, तो इसमें क्या मतलब है, इस केस का क्या मतलब था। देखो पहले इसे पढ़ लो, फिर मैं आपको अच्छे से अभी समझा देता हूँ। देखो, यदि भूस्वामी को भुगतान किए जाने वाला प्रतिकर, यानी कि जो मुआवजा होता है, यदि जमीन का जो मालिक है उसको भुगतान किया जाने वाला प्रतिकर इसे न्यायालय अथवा भूस्वामी को अदा नहीं किया जाकर राजकोष में जमा कर दिया जाए, तो उस जमीन को 1894 के अधिनियम के तहत अधिग्रहण कर लिया जाएगा, कार्रवाई समाप्त नहीं होगी। यदि भूस्वामी कह रहा हो कि मुआवजा कम मिला है, तब इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट किसी की जमीन को, किसी की भूमि को अधिग्रहण करना चाहे, उसको एक्वायर करना चाहे, और भूस्वामी कह रहा हो भाई मुझे तो ये मुआवजा कम है, मुझे तो ज्यादा मुआवजा चाहिए, तो पता क्या करते हैं, सरकार उतना ही मुआवजा, मतलब जितना उसको मिलना चाहिए था। कोई तो अपनी जमीन के, कोई 1 करोड़ की जमीन है, वो कहने लगा भाई मुझे तो इसके 50 करोड़ चाहिए, तो पता क्या होगा, तो फिर बेटा क्या होगा, जो गवर्नमेंट है ना वो कोर्ट में 1 करोड़ रुपए जमा करा देगी। मतलब जितनी जमीन की एक्चुअल में कीमत है ना, वो कीमत कोर्ट में जमा करा देगी सरकार। फिर आपको 1 करोड़ रुपए भी केस लड़ करके, केस जीत करके लेने होंगे, है ना, और उस भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। किस अधिनियम के तहत? 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत। ठीक है बच्चा, ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, और देखो नॉलेज वाला केस है, आपको इससे नॉलेज भी मिलेगी, समझ गए ना। अगर कोई अधिक मुआवजा मांगता है तो सरकार कोर्ट में उतना ही मुआवजा दे देती है जिसका वो अधिकार है, और फिर कोर्ट के द्वारा आपको वो भी लेना पड़ेगा। तो इससे तो अच्छा है चुपचाप ही ले लो अपना जो मिल रहा हो। ठीक है ना, केस समझ में आ गया होगा। तो ये इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहर लाल शर्मा का केस है। आओ 35वां, राम बाबू ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा। तो ये राजनीतिक दलों को चयनित उम्मीदवारों का आपराधिक ब्यौरा वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए। बड़ा ही अजीब केस है, मतलब जिस नेता ने, जिस मंत्री ने आज तक जो भी अपराध किया उसका सारा ब्यौरा वेबसाइट पर दिखाओ आप। ये किस केस में हुआ था? राम बाबू ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा में। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना, पेपर में आने वाला केस है, आ सकता है। इसके बाद आते हैं बेटा, इसके बाद आते हैं बच्चों 36वां, इंटरनेट व मोबाइल एसोसिएशन बनाम आरबीआई। ये क्रिप्टो करेंसी से संबंधित केस है और ये पेपर में आ भी सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये केस है, इंटरनेट व मोबाइल एसोसिएशन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई ने जो रोक लगाई थी ना, वो इसी केस के द्वारा हटा दी गई है, इसको रद्द कर दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी पर जो आरबीआई का प्रतिबंध है वो रद्द कर दिया गया। किस केस में? इंटरनेट व मोबाइल एसोसिएशन बनाम आरबीआई के वाद में, आरबीआई के केस में क्रिप्टो करेंसी पर जो प्रतिबंध है उसको खत्म कर दिया गया। तो वाद नंबर 36 भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आइए 37वां वाद पढ़ते हैं। अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर।
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता। ठीक है बेटा, जैसा कि आपने दिल्ली का शाहीन बाग सुना होगा, वहां पर हमारे मुस्लिम भाइयों बहनों ने अपने हक के लिए, या हक था या नहीं था, उसके लिए लड़ाई लड़ी सरकार के खिलाफ और अनिश्चितकालीन धरना दे दिया था वहां पर दिल्ली के शाहीन बाग में। ठीक है ना, तो अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर के केस में यही कहा गया कि सार्वजनिक स्थानों पर, यानी कि जो पब्लिक प्लेस होते हैं, उन पर आप प्रदर्शनकारी जो होते हैं, जो किसी भी चीज का प्रदर्शन कर रहे हो या अपनी मांगों को सरकार से लेने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हो, तो ये नहीं है कि वे किसी सार्वजनिक स्थल पर हमेशा के लिए ही कब्जा कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। कुछ समय के बाद पुलिस लाठी चार्ज कर देगी और उनको वहां से भगा दिया जाएगा। ये अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं कर सकते। किस केस में ऐसा कहा गया? अमित सैनी बनाम पुलिस कमिश्नर के केस में ऐसा कहा गया। आओ 38वां वाद, मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात हाईकोर्ट। ये एक एक जो मैं वाद आपको पढ़ा रहा हूं, एक एक वाद बेटा सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरे कहने से एक एक वाद को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और देखो, ईश्वर से प्रार्थना करना कि मेहनत कबूल हो जाए, है ना, मेहनत आपकी वसूल हो जाए, आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिल जाए। आरबीआई के द्वारा प्लीडिंग, अभिवचन, पार्टियों द्वारा प्रस्तुत की गई याचना या खबर नहीं मांगी जा सकती। यानी आरटीआई के द्वारा आप किसी पार्टी के द्वारा जो प्रस्तुत की गई कोई खबर या याचना है, आप उसको नहीं मांग सकते। ये मुख्य सूचना आयुक्त बनाम गुजरात हाईकोर्ट का फैसला था। ठीक है ना, और ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरटीआई के द्वारा आप कोई भी खबर मांग सकते हो, लेकिन पार्टियों के द्वारा जो याचना या खबर है, उसकी खबर आप नहीं मांग सकते। ये केस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आओ 39, अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020। ये वाद 2020 का है। इंटरनेट का जो अधिकार होता है, अनुच्छेद 19A के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। तो परीक्षा में क्या सवाल पूछा जा सकता है? परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि बेटा किस वाद में यह फैसला किया गया कि इंटरनेट का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19A के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। तो जो इंटरनेट का अधिकार है वो अनुच्छेद 19A के तहत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही एक हिस्सा है। ऐसा किसमें कहा गया? अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ 2020 में कहा गया कि इंटरनेट का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, कोई किसी को इंटरनेट चलाने से रोक नहीं सकता। ओके, आर्टिकल 19A के तहत भाषण अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा है। और आज की क्लास का अंतिम वाद, वाद नंबर 40, ध्यान से सुनिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी। क्या कहता है आज की क्लास का वाद नंबर आखिरी, वाद नंबर 40, आज की क्लास का अंतिम वाद। सूबेदार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, वकील के जरिए प्रतिनिधित्व किए जाने का अभियुक्त का जो अधिकार है वो जीवन के मौलिक अधिकार के जैसा है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपना वकील कर सकता है, उसको भी ये मौलिक अधिकार है, जीवन के मौलिक अधिकार के जैसा है। और ये सूबेदार था जो सूबेदार को हाईकोर्ट वकील की अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस केस में यह था कि सूबेदार वकील नहीं आया तो हाईकोर्ट के उसके वकील की अनुपस्थिति में उसको सजा सुनाई दी। भाई जब कोई सूबेदार उसको तो इतना आईपीसी सीआरपीसी की या कानून की तो नॉलेज उसको है नहीं, तो उसके वकील की अनुपस्थिति में उसको हाई कोर्ट ने सजा सुना दी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके ये कहा कि भाई इसको भी अपना वकील करने का पूरा अधिकार है। और कहा कि जीवन के मौलिक अधिकार के समान है क्या? वकील के जरिए अपना प्रतिनिधित्व करवाना, क्योंकि केस आप वकील के माध्यम से ही तो लड़ते हो, आपको कहाँ कानून का कुछ पता होता है। ठीक है ना, तो वकील के जरिए प्रतिनिधित्व किया जाना अभियुक्त का। अभियुक्त मतलब जो आदमी दोषी है या जो केस लड़ रहा है वो अभियुक्त कहलाता है। ठीक है ना बेटा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सूबेदार को उसके वकील की अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट वाद है। ये आज मेरे पूरे 40 वाद कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास आपको परसों को फिर से मिल जाएगी।
उसमें मैं फिर से अगले 20 वाद आपको पढ़ाऊंगा। तो सभी लोग क्लास को अपना ढेर सारा प्यार दीजिए और कैसा लग रहा है ये हमारा सेशन आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने मित्रों के पास। ठीक है बच्चों, आपके लाइक्स जब मुझे मिलते हैं तो मेरा हौसला बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है। ठीक है ना। तो 40 हमारे आज के वाद कंप्लीट हो जाते हैं। पहला पार्ट भी हो चुका है, आज हमारा ये दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ईश्वर को मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ठीक है बच्चों, और आप सभी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी का सहयोग मुझे निरंतर मिल रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। सभी लोग लाइक करके जाना, शेयर करके जाना, और हाँ, जिसने भी अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक हमारा चैनल पहुंचाएं। अभी लॉकडाउन में ही हमने अपना YouTube का सफर शुरू किया है। ठीक है बच्चों, अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय UPSI।